नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। और जो पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये सवाल मुझसे पूछा है मिस्टर देबाजित कुमार भट्टा जी ने ट्विटर पर। तो सवाल यह है कि देबाजित ने बताया है कि उनकी उम्र 28 साल की है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 12 से 15 साल का उनका नज़रिया है। वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव है और उनके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में वो 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं पर मंथ, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 पर मंथ। निपॉन इंडिया एस&पी बीएसई सेंसेक्स प्लान इंडेक्स फंड जो है उसमें वो एसआईपी कर रहे हैं 2,000 पर मंथ की। क्वांट मिड कैप फंड में 4,000 पर मंथ। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड में 3,000 पर मंथ और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1,000 पर मंथ। इसके अलावा उनका इन्वेस्टमेंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में भी है। अब वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें कुछ अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए। तो देबाजित जी, क्योंकि आपके पास में सभी तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और साथ ही आपने फ्लेक्सी कैप पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का इस वक्त जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप बायस्ड है, लेकिन क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। जब वक्त ऐसा होगा, जब ज़रूरत होगी स्मॉल कैप में एक्सपोजर की, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी एक्सपोजर लिया जाएगा। लेकिन आपके पास पहले से ही स्मॉल कैप फंड्स हैं और साथ ही आपने एक टेक्नोलॉजी फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, यानी कि एक सेक्टरल फंड भी आपके पास है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका अच्छा पोर्टफोलियो है। आपको और कोई स्कीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आपने ये पूछा है कि आप 12,000 रुपया और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपको कहाँ करना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि आपको और नई स्कीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कुछ सिलेक्टेड स्कीम जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड और कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स में एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें। और क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन है, तो एक सलाह मेरी आपको ये भी रहेगी कि आप साल दर साल इसमें जो एसआईपी का अमाउंट है उसे बढ़ाते रहें। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिस्टर ए.के. जायसवाल ने यूट्यूब चैनल पर, और इनका सवाल यह है कि क्या ये सही समय है एसबीआई गोल्ड फंड से आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड या आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच करने का। तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं गोल्ड फंड की, तो वो एक अलग फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ में होता है और अल्टीमेटली आपको जो गोल्ड एप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट मिलता है। और जब आप बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो वो एक इक्विटी फंड है। हालांकि इस वक्त पर हम अगर देखें तो इसका जो एलोकेशन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का, वो लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में है। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स नहीं हैं, तब तो आपको पहले शुरुआत इक्विटी फंड से ही करनी चाहिए थी और अब भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में पहले से ही है, तो ऐसे में फिर इक्विटी में आप स्विच ना करें। तो अब बात यह आती है कि क्या आपको गोल्ड फंड से मल्टी एसेट फंड में स्विच करना चाहिए। अगेन, जो मल्टी एसेट फंड होता है उसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट और उसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर में भी हो सकता है। गोल्ड में तो होता ही है, और आजकल कुछ मल्टी एसेट फंड्स सिल्वर में भी एलोकेशन ले रहे हैं। तो ये सब निर्भर करता है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो कैसा है और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट में पहले से है, आपके पास दूसरी स्कीम्स हैं, तो मेरे हिसाब से आपको गोल्ड फंड से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन यदि इक्विटी और डेट में आपका एक्सपोजर नहीं है, तो फिर ऐसे में मल्टी एसेट फंड में स्विच किया जा सकता है। तो किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में प्रॉपर एसेट एलोकेशन रहना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्ड फंड में है, तो आपको मल्टी एसेट फंड में स्विच करना चाहिए। लेकिन यदि आप इक्विटी और डेट में पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको एसबीआई गोल्ड फंड में बने रहना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अमनदीप सिंह ने। अमनदीप जी का सवाल है
बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड को लेकर और अमनदीप जी उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। अमनदीप जी, ऐसा आपने कहा है कि 15 सितंबर 2021 को आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और आप स्कीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। तो पहली बात तो यह है, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए, स्पेशली इक्विटी फंड में। और ये क्योंकि एक हाइब्रिड फंड है, लेकिन इसका एलोकेशन भी इक्विटी में है और किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड का एलोकेशन इक्विटी में रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका नज़रिया यदि लंबा हो तभी आपको इक्विटी फंड्स या इस तरह के डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सितंबर 2021 से लेकर अब तक बहुत लंबा समय नहीं बीता है, तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। और आपको बता दूं कि यदि आप पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, देखिए किसी भी इक्विटी फंड में या इस तरह के हाइब्रिड फंड में ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हम जब इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही अज्यूम करते हैं कि जो एवरेज रहे लॉन्ग टर्म में वो अच्छा हो। और मैं आपको बता दूं, लास्ट 1 ईयर में भले ही इस स्कीम ने करीब 5% का रिटर्न डिलीवर किया है, लेकिन यदि हम पिछले 3 साल की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में स्कीम ने 12.15% का CAGR डिलीवर किया है। और ये एज पर NAV ऑफ 6 जनवरी 2023 जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उसके आधार पर कर रहा हूँ। और यदि हम 5 साल का यहाँ पर CAGR देखें तो वो 9.36% है। और ये रिटर्न्स बेसिकली डायरेक्ट प्लान के हैं। ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, 25 अप्रैल 2000 को लॉन्च हुई थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त सिर्फ रेगुलर प्लान हुआ करते थे, डायरेक्ट प्लान 2013 में लॉन्च हुए थे। तो यदि मैं इंसेप्शन की बात करूं तो रेगुलर प्लान का जो यहाँ पर CAGR है वो 9.34% है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है। ये सिर्फ वक्त की बात है कि एक पीरियड के बीच में जब इक्विटी मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो ऐसे में आप निराश ना हो बल्कि यहाँ पर इन्वेस्टेड रहें, तो लॉन्ग टर्म में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगला सवाल जिन्होंने मुझसे पूछा है उनका नाम है सचिन जड़े। ये हमारे बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं और सवाल है S&P 500 को लेकर। उनका कहना है कि मोतीलाल ओसवाल ने अब S&P 500 में इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, तो क्या उन्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सचिन, मैं आपको बता दूं कि US की हालत, यदि मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना, मुझे उम्मीद है कि अभी यहाँ पर काफ़ी मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के, तो गिरावट और देखी जा सकती है। लेकिन आप यदि SIP के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में और स्पेशली SIP के जरिए आप शुरुआत करें। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है साहिल छुरी ने। साहिल का सवाल SGB को लेकर है। उन्होंने पूछा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यदि सेकेंडरी मार्केट में बाई किया जाता है तो जब मैच्योरिटी होगी उस वक्त पर उन्हें पेमेंट किस तरह से मिलेगा, जो उस वक्त प्राइस चल रहा होगा, यानी कि जो उसका मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से, या फिर जो प्राइस गवर्नमेंट तय करेगी उस हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलेगा। तो साहिल, इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपने पूछा है कि मैच्योरिटी के बाद आपको पेमेंट किस प्राइस पर होगा। और मैच्योरिटी के बाद क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड नहीं होगा तो मार्केट में तो उसका कोई प्राइस होगा नहीं, बल्कि उस वक्त पर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से जो प्राइस मिलेगा, जो क्लोजिंग प्राइस होगा, उसके आधार पर गवर्नमेंट प्राइस तय करेगी। और उसके आधार पर चाहे आपने सेकेंडरी मार्केट में इसे बाई किया है या फिर वो निवेशक जिन्होंने इशू के टाइम पर इसे बाई किया था, सभी को सेम प्राइस पर पेमेंट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने शेयर की आपके साथ वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।